कंस्ट्रक्शन में कमी हो या फिर उसके बाद में रख रखाव में कमी हो या दूसरी जो चीजें सामने आ रही हैं, सिवान और सारण में तो एक ही दिन में 5 पुल धराम हो गए और ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक संदेह तो बनता है कि कहीं साजिश तो नहीं, लगातार कैसे हो रहे हैं। एक तरह से खिलवाड़ है ना। क्या आपको इंतजार था? ये तो अच्छी बात है कि इसमें हताहत नहीं हुए हैं कोई। तेजस्वी प्रसाद यादव पे भी सवाल उठते हैं कि वो उस डिपार्टमेंट को देख रहे थे, वो मंत्रालय उनके पास था। ग्रामीण कार्य विभाग के तहत बहुत सारे पुल पुलिये बने थे, वो भी ध्वस्त हुए। जल संसाधन विभाग के तहत बहुत सारे जो पुल पुलिये हैं वो बने, वो भी ध्वस्त हुए। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भाई, बिहार में एक और पुलिया गिर गई है। ये नया कांड हुआ है सहरसा में। महिषी प्रखंड के सरडीहा चौक से बलिया सिमर कुंदह जाने वाली सड़क की पुलिया ध्वस्त हो गई, जिसके कारण कई गांवों का आवागमन बंद हो गया। बिहार में पिछले 3 सप्ताह में 13 पुल पुलिया ध्वस्त हो चुके हैं। सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी पुलों के गिरने को लेकर सरकार पर हमला बोला है, लेकिन बिहार प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि पुलों के ध्वस्त होने के मामलों को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाए। अब ये क्या मामला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमाम में सभी नंगे हैं। दरअसल जो पुल गिरे हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो राजद के शासनकाल में भी बने हुए हैं। नीतीश कुमार पिछले 18 साल से सत्ता में हैं और ऐसा नहीं है कि इन 18 सालों में पुलों के गिरने की घटनाएं नहीं हुई, लेकिन जिस रेशियो से पिछले 1 महीने में पुल गिरे हैं उससे ये संदेह होता है कि क्या बात है, अचानक से धड़ाधड़ पुलों का गिरना वास्तव में हादसा है या कोई साजिश। इस मामले को लेकर सरकार ने करीब 15 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया है, लेकिन क्या खाली वही दोषी हैं? इस मामले में शामिल बड़ी मछलियों का क्या? आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। तेजस्वी यादव जी को ही न बताना चाहिए। 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको न बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे, मजा कर रहे थे कि पुल का निर्माण देख रहे थे। ये उनको बताना चाहिए, दूसरे किससे पूछ रहे हो? देखिए, ये बात तो सही है, चिंता का विषय है कि पुल गिर रहे हैं। काहे पुल गिरे हैं तो ऐसा तो लगता है कि साहब उसमें खराब मटेरियल लगा होगा, लेकिन आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिर रहा था या अभी क्यों गिर रहा है? इसमें कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कि जानबूझ के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अब 2 महीना पहले ऐसा पुल गिरने का लगातार आपने उदाहरण देखा था। एक आध पुल कभी गिरा था, उस पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है। इसका मतलब हमको लगता है कि जानबूझ करके कहीं न कहीं कोई सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपने तरफ से जो पुल गिरे हैं उसके ठेकेदार हम इंजीनियर पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और आगे ऐसा न हो
इसके लिए भी सरकार सचेत है। इसकी जांच मुख्यमंत्री जी जब करेंगे, मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि सारे पुलों का जो गिरा है उसका जांच कराएं और कब का बना हुआ है, किसके समय का बना हुआ है, ये भी लोगों को बताएं एक कमेटी बना करके। और तेजस्वी यादव तो शुरू से ही भ्रष्टाचार के नींव पर खड़े हैं, इसीलिए उन्हें ये सब आनंद आता है। खालिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आज यही हम चर्चा करेंगे कि अब बिहार में पुल पर चढ़ने में आपको कैसा फील होता है, डर लगता है कि नहीं? मुझे तो वाकई बात है कि ये मजाक की बात नहीं है, ये एक हकीकत है कि इस समय जिस तरह का माहौल बन गया है, पुलों के गिरने से लेकर जो दहशत आई है, मुझे भी डर लग रहा है और आम लोगों को भी डर लग रहा है। सोच तो आ ही जाती है जब आप पुलों के नज़दीक, पुलियों के नज़दीक पहुंचते हैं तो आपको एक डर तो कम से कम महसूस होने लगता है। इसे लेकर कई सारे मीम्स भी बन रहे हैं। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है जो मजाकिया लहजे में है, लेकिन ये एक सटायर है व्यवस्था पे, एक सटायर है सीधे तौर पे कि भाई जो पुलिया लोगों की मदद के लिए बनाई गई हैं वो इस तरह से धराशायी हो रहे हैं। आखिर ये है क्या? यही सवाल है कि है क्या। मेन बात यह है कि जैसे नीतीश कुमार के शासनकाल में बहुत सारे पुलिये गिरे, पहले गिरे, कुछ घटनाएं हुई, इतनी तेज एक महीने के अंदर धड़ाधड़ पुलिये गिर रही हैं। तो क्या मतलब ये वास्तव में कोई हादसा है या कहीं साजिश तो नहीं? देखिए, सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं कि दोनों की गुंजाइश बन रही है। हादसे भी कहे जा सकते हैं क्योंकि जो चाहे जो भी कारण हो, कंस्ट्रक्शन में कमी हो या फिर उसके बाद में रख रखाव में कमी हो या दूसरी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी तो पूरी तरह से जांच भी नहीं हुई है जो तथ्यात्मक ढंग से हम कह सकें कि इसके पीछे कारण क्या है। जो लगता है वो ये, तो जो सिलसिला शुरू हुआ अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, सिवान और सारण, सिवान और सारण में तो एक ही दिन में 5 पुल धड़ाम हो गए। और ये सोचने पे मजबूर कर देता कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये स्थितियां बनाई गई हैं? तो चर्चा होती रहती है और मुझे इस चर्चा में दम लगता है कि क्या इसमें किसी तरह के खनन माफिया भी शामिल है क्या? बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि देखिए, एक संदेह है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों में एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बालू माफियाओं के साथ अदावत लंबे समय से चल रही है, करीब 1 साल 1.5 साल ऊपर हो गया। बीच में आरजेडी का शासनकाल आया था तो थोड़ा ठंडा पड़ा था, लेकिन उसमें भी देखे कि कई पुलिस वालों पर हमले हुए, काफ़ी चीज़ें हुई, तो एक विवाद तो चल ही रहा है। दूसरे की सारण में और सिवान में जो पुलिया गिरी, उसमें जो जांच में सामने आई, प्रथम दृष्टिया जो बात सामने आई वो यही आई कि मिट्टी का कटाव ज़रूर से ज़्यादा कर दिया गया था, जिसके चलते पिलर ध्वस्त हो गया। तो एक संदेह तो बनता है कि कहीं साजिश तो नहीं, लगातार कैसे हो रहा है भाई। और कहीं एक बात है कि बिहार में अवैध खनन बालू का लगातार जारी है। नीतीश कुमार इस पर रोक पूरी तरह से तो नहीं लगा पाए हैं, तो कहीं अवैध खनन भी तो दोषी नहीं है। हो सकता है जानबूझ के ना कर रहे हों, लेकिन अवैध खनन के चलते पिलर कमजोर हो रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए सुनीता जी, जो अवैध खनन करते हैं वो किसी मानकों का तो उनको ध्यान है नहीं कि किस जगह से उन्हें खनन करना है, किस जगह से नहीं करना। जहां उन्हें अवसर मिलता है, मौका मिलता है, वहां पे वो खनन करते हैं। और किस गहराई तक खनन करना है ये भी पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। तो उनकी मंशा जो होती है कि ज्यादा से ज्यादा हमें खनन करना है और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है, पुलिस से भी बचना है, प्रशासन से भी बचना है, क्योंकि वो अवैध काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस वजह से पुलियों को नुकसान हो रहा है, उनकी जो जड़ें हैं वो कमजोर हो जा रही हैं वहां से, और बारिश के कारण जो है वो बहाव चूंकि तेज होता है इस समय, तो वो बाकी के बचे हुए हिस्से भी बह जाते हैं। पिलर के नीचे का जो मिट्टी है या जो वहां पे मोड़न जमा है वो निकल जाता है।
तो इस कारण से उनका जो बेस है वो कमजोर हो जाता है। तो आप इसे इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही एंगल इसमें देखना साजिश का एंगल, यही एंगल नहीं, मुझे इस पे एतराज हो जाएगा। बिल्कुल ये एक हाइपोथेटिकल सोच है हम लोग की, और हाइपोथेटिकल नहीं है, ये सवाल कहीं कहीं से उठ रहे हैं, तो पूरी तरह से हाइपोथेटिकल नहीं है, संभावना बनती है। जगदानंद सिंह की बाइट जो है उसमें आपने सुना कि वो क्या कह रहे हैं कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जनता का इतना बड़ा सवाल, जनता को इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी उनकी एक तरह से खिलवाड़ है ना। क्या आपको इंतजार था? ये तो अच्छी बात है कि इसमें हताहत नहीं हुए हैं कोई, इन घटनाओं में एक साथ इतने सारे पुल गिर गए, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, संतोष की बात है। तो क्या उन्हें इंतजार है? ये कह रहे हैं अगर आपके लिए राजनीतिक मुद्दा ये नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? और आश्चर्य की बात है खालिद जी, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जो चुनावी वर्ष है, यहाँ तो विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ में लगता यदि वो इसके खिलाफ जागरण करते, लोगों को अवेयर करते, बताते कि किस तरह से निर्माण सामग्री में घटिया प्रयोग हो रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है, चाहे डिजाइन में चाहे जिसमें भी, लेकिन वो पीछे हो गए, बैकफुट पे हो गए। तो बैकफुट पे होने में एक संदेह ये भी है कि भाई उनके जमाने के भी पुल गिरे हैं। हाँ, ये भी है कि कहीं उसकी भी जांच ना हो। ये तो फैक्ट्स है कि इतने सारे जो पुल गिरे हैं उसमें कई सारे पुल जो हैं जो 2011 में बने थे, पहले उससे पहले जो 98 में बने थे, 1998 में बने थे, फिर कई ऐसे पुल हैं जो निर्माणाधीन थे। तो इसमें सभी हैं शामिल। अगर 94 का पुल गिर रहा है, 98 का पुल गिर रहा है, तो उस समय जाहिर सी बात है कि राजद शासनकाल में वो पुल गिरे, इसके बाद उस समय बने थे। और जो हाल ही में जो समय रहा था, तेजस्वी प्रसाद यादव पे भी सवाल उठते हैं कि वो उस डिपार्टमेंट को देख रहे थे, वो मंत्रालय उनके पास था, उस दौरान जो पुल का निर्माण शुरू हुआ उसमें क्या अनियमितताएं हुई, तो बहुत सारे हैं। सरकार भी अपना पिंड नहीं छोड़ा सकती है, जो मौजूदा सरकार है, एनडीए सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार, वो भी अपना पिंड नहीं छोड़ा सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो निर्माणाधीन पुल है सरकार तो, लेकिन असली बात है कि इस पे सियासत क्यों नहीं, ये मुद्दे पे सियासत क्यों नहीं? और सरकार सीधे कटघरे में है, पिंड कैसे छुड़ाएगी? आप जो है 14-15 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिए, ठीक है, एक आध ठेकेदार काली सूची में चला जाएगा, वो तो कई जो है कंपनियों को रजिस्टर्ड किए रहते हैं, कई नाम से कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, फिर कोई नई कंपनी बनाकर आ जाएगा। लेकिन इसमें बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? डिजाइन बनाने से लेके, पुल के निर्माण से लेके, रख रखाव से लेके, हर जगह लैक है। तो उन सारे लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई क्यों नहीं दिख रही है? ऐसा लग रहा है कि चलो कुछ कर दिया लोगों की संतुष्टि के लिए। देखिए, ये कस्टमरी है और जाहिर तौर पे ये टच एंड गो वाली स्थिति है कि सिर्फ दिखाना है कि हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। 15 इंजीनियर्स को आपने सस्पेंड कर दिया, तो सस्पेंशन किस तरह का होता है, किस तरह की कार्रवाई होती है, हमें भी पता है और आपको भी अच्छी तरह से ये जानकारी है। असली बात यह है कि पुल आगे ना गिरे, जनता के पैसे का नुकसान ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सरकार को इसकी तरफ गंभीर होना चाहिए। पहले तो ये कल्प्रिट पकड़े जाने चाहिए। बिल्कुल। अगर ठेकेदार कल्प्रिट है वो पकड़ा जाना चाहिए, उसकी सजा होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल चलना चाहिए, बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल। अगर इंजीनियर्स या विभागीय अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी जांच बैठनी चाहिए और उनका ट्रायल होना चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए। अगर वे दोषी हैं तो जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कार्रवाई में थोड़ा सा ढीला ढाला जो रवैया रहता है ना कहीं टॉप टू बॉटम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। अब चाहे हम लोग प्रत्यक्ष कह दें या परोक्ष कह दें, लेकिन सभी लोग इस बात को जानते हैं और आंच कहीं बड़े लोगों तक ना आ जाए, इसलिए खामोशी बरती जाती है। बिल्कुल। और मेरा अपना ये मानना है कि जो हुआ, आगे आप एक सेंट्रल निगरानी तंत्र, सेंट्रल बॉडी क्यों नहीं रखते हैं जो कि समग्र चीजों की निगरानी करे और सीधे तौर पर वो दोषी हो? बिल्कुल। अभी तो क्या है, ग्रामीण कार्य विभाग पथ निर्माण, पुल निर्माण पर और बाकी लोगों पर कोई सेंट्रल उस पे कर रहा है, तो केंद्रीय। देखिए, कुछ चीजें बहुत स्पष्ट हैं। देखिए, ग्रामीण कार्य विभाग के तहत बहुत सारे पुल पुलिये बने थे, वो भी ध्वस्त हुए। जल संसाधन विभाग के तहत बहुत सारे जो पुल पुलिये हैं वो बने, वो भी ध्वस्त हुए।
तो कोऑर्डिनेशन इन डिपार्टमेंट्स में जो होना चाहिए, समन्वय जो होना चाहिए, वो नहीं दिखा। एक तो ये कुछ चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल, आजकल पुल कैसे बनते हैं उसका कोई निरीक्षण होता है क्या? आपने स्पॉट पे देखा कि कौन लोग जो हैं उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या हर समय मौजूद रहते हैं? ये मजदूरों के हवाले कर दिया जाता है या जो उनके हेड्स होते हैं उनके हवाले कर दिया जाता है, ठेकेदार अपने हिसाब से काम करते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं पुलों को, यानी जितना कॉस्ट बात उसकी नहीं है। जैसे कई ठेकेदार लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है या कभी किसी मुद्दे पर, उनका कहना है कि कमीशन खोरी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कमीशन खोरी है कि हम लोगों को कुछ बचता ही नहीं है काम करने के लिए। टॉप टू बॉटम तक एक ठेकेदार साहब ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर मुझे बताया तो भ्रष्टाचार ही है ना। टॉप टू बॉटम तक इतना पैसा बांटना पड़ता है कि अंत में बचेगी राशि तब तो हम गुणवत्ता लाएंगे अपने निर्माण में। भाई अपने लिए भी मुझे कुछ 2-4 पैसे कमाने के लिए हम निकले हैं, तो कहीं ना कहीं खाली आप ठेकेदार पे या खाली एक पर नहीं डाला जा सकता। तो सभी दोषी हैं और दोष के साथ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। किसी एक बॉडी पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना होगा, किसी एक बॉडी को जिम्मेदार बनाना होगा ताकि फेंका फेंकी ना हो सके। आप कंक्लूड करें। दो चीजें मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा। एक तो मेंटेनेंस पॉलिसी होनी चाहिए। मेंटेनेंस पॉलिसी अभी तक नहीं है हमारे यहाँ कि रख रखाव कैसे हो, इसके लिए एक नीति बननी चाहिए। हर चीज के लिए आप नीति बनाने के लिए तैयार हैं, वोट कैसे हासिल हो इसकी तैयारी सालों से होती है, लेकिन पुल पुलिये जो हैं वो अपनी अच्छे ढंग से जो है मेंटेन रहे हैं, उससे कोई नुकसान ना हो, इसके लिए कोई मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं है। तो मेंटेनेंस पॉलिसी आपकी होनी चाहिए। और स्ट्रक्चरल ऑडिट, हर डिपार्टमेंट में ऑडिट होता है, तो यहाँ क्यों नहीं ऑडिट हो रहा है? स्ट्रक्चर्स का ऑडिट होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, एक समय सीमा होनी चाहिए कि जो पुल पुलिये हैं वो सही ढंग से हैं या नहीं है। अभी आप देखें कि जब इतनी सारी घटनाएं हुई हैं तो रेलवे जो है अपने पुल पुलियों की जांच निरंतर कर रहा है, खासकर जो बाढ़ वाले इलाके हैं, बिहार के वो इलाके जहां बाढ़ आती है लगातार और इस समय भी आई हुई है, तो वहां जो रेलवे के इंजीनियर्स हैं, रेलवे के जो सेफ्टी अधिकारी हैं, वो लगातार लगे हुए हैं, बड़े अधिकारी लगे हुए हैं, सब कुछ जांच कर रहे हैं। तो एक तरह का जो स्ट्रक्चरल ऑडिट है वो हमेशा यहाँ भी होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। सुनीता जी। जी बिल्कुल, यही मेरा भी कहना है कि जो भी आपने सवाल उठाए हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात हो या रख रखाव के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बने अच्छे से, या फिर कोई सेंट्रल बॉडी हो जो बहुत कड़ी निगरानी करे और सीधे जिम्मेदार हो, इस तरह की चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक इस तरह के पुल पुलियों के ध्वस्त होने का क्रम लगातार जारी रहेगा। सरकार की तरफ से तो ढील हुई है और बहुत बड़ा लैक है, शर्मिंदगी का कारण बन रहा है, बिहार का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो सरकार को तो चेतना ही होगा। विपक्ष इतना शांत है, ये भी आश्चर्य की बात है। चुनावी वर्ष है और इसमें जो है विपक्ष को भी ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इसको लेके सक्रिय रहेगा, लेकिन कुछ झोल तो उसमें भी है। हम लोगों का काम है सच्चाई को आप तक पहुंचाना, बाकी आप फैसला आपके हाथ में है। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार। नमस्कार।